चलिए दोस्तों, सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ते हैं रॉल्स का। तो अगर सामाजिक समझौते की बात की जाए, सामाजिक समझौते की, तो ये एक पुरानी परंपरा रही है। जब हम लोग ग्रीक थिंकर को पढ़ा था, प्लेटो और अरिस्टोटल का, तो सोफिस्टों के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर हमने ग्लूकॉन को संदर्भ लिया था जब हमने प्लेटो को पढ़ा था। तो ग्लूकॉन क्या कहता है कि जो न्याय है ये कमजोरों द्वारा किया गया समझौता है। न्याय न्याय क्या है? कमजोरों का समझौता है। समझौता है। तो जो कमजोर लोग होते हैं वो उसमें समझौता करते हैं ताकि न्याय इंश्योर किया जा सके। फिर हम लोग जब आधुनिक समय में आते हैं तो हम लोगों ने हॉब्स, लॉक और रूसो को पढ़ा था, जो कहते हैं कि जो समझौता है, जो सामाजिक समझौता है, ये क्यों हुआ है? ये राज्य के निर्माण के लिए हुआ है। राज्य के निर्माण के लिए, राज्य की स्थापना के लिए सामाजिक समझौता हुआ है। तो इसमें मेन राज्य की बात की गई। तो जो रॉल्स है उस पर भी हॉब्स, लॉक और रूसो का प्रभाव रहा है और उसने भी सामाजिक समझौता सिद्धांत की वकालत की है। और ये जो समझौता है जो रॉल्स करना चाह रहा है, ये समान एवं स्वतंत्र लोगों के बीच होने वाला समझौता है। तो जो रॉल्स है ये लॉक के स्टेट ऑफ नेचर से क्या लेता है? स्वतंत्रता और समानता का कॉन्सेप्ट लेता है। स्वतंत्रता एवं समानता का कॉन्सेप्ट लेता है। स्वतंत्रता एवं समानता का कॉन्सेप्ट लेता है। रूसो से ये सबका हित है, या जो जनरल विल थी उसका कॉन्सेप्ट लेता है कि सबका हित होना चाहिए। और जो कांत है उससे ये साध्य और साधन की एकता पर बल देता है कि जिस प्रकार कांत कहता है ना कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में साध्य होता है, उसे एज अ टूल आप नहीं यूज कर सकते हैं किसी भी साध्य को अचीव करने के लिए। तो ये सब चीजें वो लेता है। इसके साथ साथ वो अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत में एक मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन की बात करता है। तो ओरिजिनल पोजीशन ये एक ऐसी पोजीशन है जहां पर ओरिजिनल पोजीशन या वेल ऑफ ओरिजिनल पोजीशन, ये इसे हम वेल ऑफ इग्नोरेंस भी कह सकते हैं। वेल ऑफ इग्नोरेंस यानी कि हमारे पास अज्ञानता का पर्दा है। हमें नहीं पता है कि हम क्या हैं, इन द सेंस कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, हम अमीर हैं कि हम गरीब हैं, हम स्वस्थ हैं या विकलांग हैं, हमें कुछ नहीं पता। हम अज्ञानता के पर्दे के पीछे हैं। और विवेकशील वार्ताकार की बात करता है रॉल्स विवेकशील यानी रेशनल निगोशिएटर्स की बात करता है, जो आपस में आएंगे और समझौता करेंगे। तो ये जो विवेकशील वार्ताकार हैं, रेशनल निगोशिएटर्स हैं, ये किन चीजों पर समझौता करेंगे? तो ये प्राथमिक वस्तुएं हैं उनके वितरण की शर्तें डिसाइड करेंगे। फिर जो बुनियादी संरचनाएं हैं उन पर ये बात करेंगे और ये विमर्शी संतुलन की भी बात करता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते इसको और अच्छे से समझेंगे। तो न्याय के सिद्धांत को रेखांकित करने के लिए सामाजिक समझौते या अनुबंध के सिद्धांत का प्रयोग प्लेटो के रिपब्लिक में ग्लूकन ने किया था। ग्लूकन कहता है कि न्याय प्राप्ति के लिए समाज के कमजोर लोग आपस में समझौता करते हैं ताकि अपने हितों की रक्षा वो कर सकें। लॉक, रूसो और कांट द्वारा समर्थित सामाजिक समझौता प्रणाली का प्रयोग रॉल्स भी करता है। इसलिए रॉल्स के न्याय सिद्धांत को न्याय का अनुबंध सिद्धांत यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस कहा जा सकता है, जहां सामाजिक समझौतावादियों ने समझौते का प्रयोग राज्य की उत्पत्ति व संप्रभुता को समझाने के लिए किया है। वही राज्य के निर्माण और राज्य की संप्रभुता को समझाने के लिए किया है। वहीं पर जो रॉल्स है ने इसका प्रयोग न्याय के सिद्धांतों के स्पष्टीकरण के लिए किया है। न्याय के सिद्धांतों के स्पष्टीकरण के लिए सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रयोग किया है।
रॉल्स की सामाजिक समझौते की अवधारणा कांत से प्रभावित है। कांत से प्रभावित है कि कोई व्यक्ति अपने आप में साध्य होता है और उसे एज अ साधन या एज अ टूल नहीं यूज करना चाहिए किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो जो दास हैं वो उनकी भी गरिमा है, उनकी भी डिग्निटी है। तो ये जो कांत है ये दासप्रथा की अवहेलना करेगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी डिग्निटी होती है, हर व्यक्ति अपने आप में साध्य होता है और आप किसी व्यक्ति को एज अ टूल यानी कि आप दास को एज अ टूल एज अ साधन नहीं यूज कर सकते हैं अपने जो साध्य हैं उसको अचीव करने के लिए। रॉल्स, मेरा उद्देश्य न्याय की एक ऐसी संकल्पना पेश करना है जो लॉक, रूसो और कांट में पाए जाने वाले सामाजिक समझौते सिद्धांत के जाने पहचाने सिद्धांत को सामान्य रूप से पेश करे। रॉल्स के न्याय के विश्लेषण का आधार कांट का नैतिक दर्शन है। रॉल्स ने स्वयं लिखा है कि अ थ्योरी ऑफ जस्टिस का उद्देश्य न्याय की अवधारणा प्रस्तुत करना है जो कि लॉक, रूसो और कांट में पाए जाने वाले सामाजिक समझौते के सुपरिचित सिद्धांत तक ले जाती है। रॉल्स कांत के चिंतन की 3 संकल्पनाओं से ज्यादा प्रभावित है। पहली, स्वायत्तता की संकल्पना, दूसरा है निरपेक्ष आदेश का विचार और तीसरा है लक्ष्यों का साम्राज्य। स्वायत्तता की संकल्पना क्या है? इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध्य है, हर व्यक्ति अपने आप में साध्य है, हर व्यक्ति अपने आप में इंड है, अतः वह स्वायत्त है, यानी कि वो ऑटोनॉमस है। साधन के रूप में उसे परतंत्र नहीं बनाया जा सकता। अज्ञानता के पर्दे में बैठा वार्ताकार भी जाति, धर्म, नस्ल, रंग आदि धारणाओं से स्वायत्त है। तो जो अज्ञानता के पर्दे यानी वेल ऑफ इग्नोरेंस में जो व्यक्ति बैठा हुआ है सामाजिक समझौता करने के लिए, उसे नहीं पता है कि उसकी जाति क्या है, वो अपर जाति से बिलोंग करता है या लोअर कास्ट से बिलोंग करता है। उसे अपने धर्म के बारे में नहीं पता, उसे नस्ल नहीं पता, उसे अपना रंग नहीं पता कि वो अश्वेत है कि श्वेत है, उसे नहीं पता। तो ये स्वायत्तता की संकल्पना है। फिर निरपेक्ष आदेश, इसका तात्पर्य है कि स्वतंत्र एवं विवेकशील प्राणी परिणाम सापेक्ष समझौता नहीं करते। स्वतंत्र एवं विवेकशील प्राणी परिणाम सापेक्ष समझौता नहीं करते हैं। रॉल्स का न्याय भी परिणाम की बजाय प्रक्रिया पर बल देता है। तो स्वतंत्र एवं विवेकशील प्राणी परिणाम सापेक्ष समझौता क्यों नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति स्वतंत्र होगा, जो व्यक्ति विवेकशील होगा, उसे पता होगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन, उसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पता होगी। और जो व्यक्ति जिसे पता है कि मैं अमीर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो वो क्यों ही सामाजिक समझौता करेगा, वो क्यों अपने आप को संकट में डालेगा, वो तो अपने लिए कानून बनाएगा ना। यही बात है। लक्ष्यों का साम्राज्य, तो न्याय का लक्ष्य है प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं का निष्पक्ष वितरण करना। न्याय का क्या लक्ष्य है? वही प्राथमिक जो वस्तुएं हैं, प्राथमिक वस्तुएं हैं, उनका निष्पक्ष वितरण किया जाना चाहिए। रॉल्स के न्याय के सामाजिक समझौते सिद्धांत से जुड़ी हुई अवधारणाएं, तो पहला है मूल स्थिति की अवधारणा, ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन। दूसरा अज्ञान का पर्दा यानी वेल ऑफ इग्नोरेंस, वेल ऑफ इग्नोरेंस। फिर है विमर्शी समत्व, प्राथमिक वस्तुएं, प्राथमिक वस्तुएं, प्राइमरी गुड्स, और विवेकशील वार्ताकार, रेशनल निगोशिएटर। तो मूल स्थिति की अवधारणा देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिनल पोजीशन। यह अवधारणा लॉक की प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर के समतुल्य है। मूल स्थिति प्राकृतिक अवस्था की तरह समझौते के पूर्व की काल्पनिक अवस्था। तो ओरिजिनल पोजीशन क्या है? ये समझौते के पूर्व की काल्पनिक अवस्था है, समझौते के पूर्व की काल्पनिक अवस्था है। जैसा कि हमने हाउस में देखा था, जैसा कि हमने लॉक में देखा था, जैसा कि हमने समझौते पूर्व की स्थिति रूसों में भी देखा था। तो ये समझौते के पूर्व की स्थिति है। इस मूल स्थिति में सब समान है। तो अब यहाँ पर हर व्यक्ति समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। न्याय के सिद्धांतों की खोज की उचित प्रक्रिया, फेयर प्रोसेस अपनाने के लिए रॉल्स मूल सिद्धांत की अवधारणा देता है कि हर व्यक्ति एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी स्टेट ऑफ नेचर जहां हर व्यक्ति समान है, हर व्यक्ति समान है। मूल स्थिति वह आरंभिक काल्पनिक अवस्था है जिसमें न्याय के सिद्धांतों को खोजने के लिए व्यक्ति सामाजिक समझौते का सहारा लेते हैं। मूल स्थिति में ऐसी परिस्थितियों का उद्देश्य नैतिक कर्तव्यों, नैतिक व्यक्तियों के रूप में विद्यमान ऐसे मनुष्यों के मध्य समानता प्रदर्शित करना है जो शुभ की अवधारणा परिभाषित कर सकते हो तथा जिन्हें न्याय का बोध हो। इस समानता के 2 पहलू हैं। पहला, इसमें मनुष्य के उद्देश्यों को पद सोपान श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो इसमें जो मनुष्य के उद्देश्य हैं उनको पद सोपान श्रेणी में नहीं रखा गया। फिर उसमें जो दूसरा है कि यह माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में चयनित सिद्धांतों को समझने और उसके अंतर्गत कार्य करने की क्षमता है। अज्ञान के पर्दे के साथ यह शर्तें न्याय के उन सिद्धांतों को परिभाषित करती है इसमें विवेकी व्यक्ति अपने हितों को आगे बढ़ाने के आधार पर अपनी सहमति देते हैं तथा जहाँ पर कोई भी व्यक्ति सामाजिक तथा प्राकृतिक कारणों से लाभान्वित तथा गैर लाभान्वित
नहीं है। यह मूल स्थिति एक काल्पनिक अवस्था है, ऐतिहासिक या वास्तविक नहीं है। तो ये काल्पनिक अवस्था है। हमने जब हॉब्स लॉक और रूसो को पढ़ा था उसमें भी देखा था कि ये एक काल्पनिक व्यवस्था है, और यहाँ भी एक काल्पनिक व्यवस्था है। यह न्याय की अवधारणा व सिद्धांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है, क्योंकि जो भी थिंकर होगा एक रेफरेंस पॉइंट तो देखेगा, एक रेफरेंस पॉइंट तो लाएगा ना, जहाँ से थ्योरी को बनाया जा सके, जहाँ से सिद्धांत दिया जा सके। मूल स्थिति में सभी समझौताकर्ता यानी विवेकशील वार्ताकार समान स्थिति में है। तो बार बार इस पर फोकस किया जा रहा है कि सभी व्यक्ति समान है, कोई अंतर नहीं है किसी भी व्यक्ति में, ना तो कोई व्यक्ति अमीर है ना गरीब है, सभी व्यक्ति समान है। वे अपनी स्वेच्छा व सहमति से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें कोई भी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सिद्धांत नहीं बना सकता, इसलिए न्याय का सिद्धांत उचित समझौते यानी फेयर कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सिद्धांत नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति समान है। तो समझौता होगा ये फेयर कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर लोगों को अपनी स्थिति के बारे में पता रहे कि मैं अमीर हूँ या मैं गरीब हूँ, तो लोग अलग प्रकार से नेगोशिएट करेंगे। लेकिन हर व्यक्ति जब समान है, तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक केक बांटना है और ये इंश्योर करना है कि हर व्यक्ति को समान टुकड़ा मिले, तो जो केक बांटने वाला होगा वो क्या करेगा, वो सबसे पहले बराबर पीस उसके काट लेगा। क्यों? क्योंकि पता चले कि अंतिम में बांटते उसको ना मिले। तो हर व्यक्ति समान है, तो हर व्यक्ति अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो फ्री एंड फेयर होगा। इसमें न्याय के जो सिद्धांत निर्धारित होंगे वो उचित होंगे, क्योंकि इस समझौते में सही व उचित प्रक्रिया फेयर प्रोसेस का पालन किया गया है। इसलिए रॉल्स का न्याय उचितता के रूप में यानी जस्टिस एज फेयरनेस कहलाता है। जस्टिस एज फेयरनेस समझौता सिद्धांत का ही उदाहरण है। समझौता शब्द यह बताता है कि सभी व्यक्तियों की स्वैच्छिक सहमति के आधार पर ये प्राथमिक वस्तुओं व लाभों को समाज में बांटा गया है। तो सभी व्यक्तियों ने आपस में स्वैच्छिक सहमति करी है, जिसके आधार पर जो प्राथमिक वस्तुएं हैं और लाभ हैं उनको समाज में बांटा गया है। आगे चल के हम लोग देखेंगे जो शब्द प्राथमिक वस्तुएं बार बार आ रहा है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। बेसिकली जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उनमें प्राथमिक वस्तुओं को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं और दूसरा है प्राकृतिक प्राइमरी गुड्स। तो प्राकृतिक जो प्राइमरी गुड्स हैं या प्राकृतिक जो प्राथमिक वस्तुएं हैं वो हैं रंग हो गया, आपका स्किन का कलर क्या है, दूसरा स्वास्थ्य हो गया, आप कितने बुद्धिमान हैं, आपके अंदर कितनी सुंदरता है, कितनी लंबाई चौड़ाई, ये सब है प्राकृतिक प्राइमरी गुड्स। सामाजिक प्राकृतिक गुण क्या है? सामाजिक प्राकृतिक जो गुड्स हैं वो है अधिकार हो गया, स्वतंत्रता हो गई, अधिकार व समानता, अधिकार व स्वतंत्रता। और अधिकार व स्वतंत्रता ये उदारवाद, अगर हम देखें तो ये उदारवाद के गुण हैं। फिर आय व संपदा की समानता, आय या संपदा की समानता, ये समाजवादी गुण है, फिर अवसर की समानता, गरिमा आपको दी जाए, हर व्यक्ति की गरिमा इंपॉर्टेंट रहे। तो ये हैं दो प्रकार के प्राइमरी गुड्स। रॉल्स के अनुसार न्याय का सिद्धांत आंशिक लेकिन महत्वपूर्ण रूप से चॉइस के सिद्धांत का हिस्सा है। मूल स्थिति का वर्णन करते हुए रॉल्स यह कल्पना करता है कि मनुष्य अज्ञान के पर्दे यानी वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे बैठे हैं। 1957 के लेख में रॉल्स ने अज्ञानता के पर्दे की चर्चा नहीं की, लेकिन बाद में उत्तराधिकार में प्राप्त धन संपदा की असमानता को कम करने, श्रेष्ठ प्रतिभाओं को वरीयता देने व सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए 1958 में इसका वर्णन किया। अज्ञान का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो यहाँ पर ये ऐसी स्थिति है जहाँ पर लोगों को अपनी जो रियल स्थिति है उसके बारे में नहीं पता है। मैं अमीर हूँ या मैं गरीब हूँ, ये लोगों को नहीं पता है। मैं अडानी हूँ, मैं पूंजीपति हूँ या कि मैं गरीब हूँ, किसी भी व्यक्ति को अपनी वास्तविक स्थिति नहीं पता है। मेरी क्या सामाजिक हैसियत है, रंग क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है, हमारी प्रकृति की जो विशिष्ट गुण है हमारे वो क्या है, हमारा झुकाव, हम ये ऐसा कुछ नहीं जानते। हम केवल विवेकशील हैं और स्वहित के बारे में जानते हैं। तो रॉल्स यह मानता है
कि अज्ञान की पर्दा की अवधारणा कांत के नैतिक सिद्धांतों में अंतर्निहित है। मूल स्थिति में व्यक्ति विवेकी होते हैं और न्याय के सिद्धांतों की खोज वस्तुनिष्ठ व निष्पक्ष तरीके से करने के लिए अज्ञान के पर्दे में रहते हैं। यह भी एक काल्पनिक स्थिति है। मूल स्थिति में व्यक्ति समझौता करते समय अपनी वर्गीय स्थिति, सामाजिक हैसियत, योग्यताएं, निपुणताओं को नहीं जानता है। वह नहीं जानता कि वह श्वेत है, अश्वेत है, अमीर है, गरीब है, दलित है या पिछड़ा है, हिंदू है या मुस्लिम है। यही बातें तो समाज में संघर्ष पैदा करती हैं। और अगर लोगों को अपनी हैसियत, अपनी सामाजिक स्टैंडिंग पता ही नहीं है, तो जो न्याय का सिद्धांत निकल आएगा या न्याय का जो समझौता होगा न्याय के लिए, वो फेयर होगा, वो फ्री होगा और उनके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं है। इसी अज्ञान के कारण वो निष्पक्ष रूप से समझौता करेंगे। जब हमें अपनी सामाजिक हैसियत पता ही नहीं है, तो हम पता चले केक बांटना स्टार्ट किए और ऐसा हुआ कि अंतिम में हमें ही केक न मिला, तो वो पहले छोटे-छोटे उसके टुकड़े कर लेगा बराबर हिस्सों में, जिससे कि ये तो हो कि कम से कम मुझे एक टुकड़ा तो मिल जाएगा। कहीं मैं अंदाज में बांटना स्टार्ट किया और ऐसा हो कि मुझे ही न मिले, तो ये जस्टिस नहीं होगा। तो जब बराबर-बराबर हिस्से होंगे, तो जो व्यक्ति बांट रहा है उसको भी बराबर मिलेगा और जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसको भी बराबर मिलेगा। यही है न्याय का सिद्धांत। या ठीक वैसे ही जैसे एक केक का निष्पक्ष बंटवारा करते समय हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि जो महिला केक बांट रही है उसे यह पता नहीं होना चाहिए कि उसे कौन सा टुकड़ा मिलेगा। तो अगर हमें पता ही नहीं कि मुझे कौन सा टुकड़ा मिलेगा, तो मैं हर टुकड़ों को बराबर हिस्सों में बांटूंगी। अगर मैंने ऐसे टुकड़े काटे जिनमें कुछ टुकड़े बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि मुझे छोटा मिल जाए, तो यहाँ तो मेरी हानि हो जाएगी। तो मैं कम से कम इतना तो इंश्योर करूंगी या करूंगा कि जो सभी पीस हैं वो बराबर कटें, जिससे कि अगर इन केस मुझे मिलता है तो कम से कम बराबर तो मिले, न ज्यादा मिले, कम से कम तो नहीं मिले, सबके बराबर मिले। अज्ञानता के पर्दे में समझौताकार निम्नलिखित बातों को नहीं जानते। वो अपनी वर्गीय स्थिति व सामाजिक हैसियत को नहीं जानते हैं, भाग्य द्वारा प्राप्त प्राकृतिक संपदा व क्षमताओं को नहीं जानते हैं, अपने शारीरिक व मानसिक सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, वो बुद्धिमान है या कम बुद्धि वाले हैं, वो ये भी नहीं जानते हैं कि वो बुद्धिमान है कि कम बुद्धि वाले हैं, नहीं जानते हैं। इतिहास, जाति, राष्ट्रीयता, लिंग व धर्म की जानकारी नहीं होती। शुभ के बारे में उनकी कोई अवधारणा नहीं होती है। कॉमन गुड क्या होता है, गुड क्या होता है, उनको इसके बारे में भी नहीं पता होता। विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को नहीं जानते हैं जो आशा या निराशा पैदा करती है। वे अपने समाज के आर्थिक व राजनीतिक स्वरूप को नहीं जानते, ना ही वो सभ्यता या संस्कृति के स्तर को जानते हैं कि हम कितने सभ्य व सुसंस्कृत हैं। इस प्रकार वे नहीं जानते हैं कि वो किस पीढ़ी के हैं। लेकिन वे पक्षकार क्या जानते हैं, उन्हें अपने समकालीनों की जानकारी है। हमारे जो बगल में लोग बैठे हैं उनकी जानकारी है कि वो सभी समान हैं, मेरी तरह वो भी। समाज के समान तथ्यों को जानते हैं, समाज के समान तथ्य जानते हैं कि हर चीज जो है वो बराबर बटेगी, ये उनको पता है। समाज के बेसिक जो रूल्स हैं वो उनको पता है। आर्थिक सिद्धांतों व राजनीतिक मामलों की साधारण समझ उनको है, बेसिक जानकारी उनको है। राजनीति की बेसिक जानकारी है और सामाजिक जो आर्थिक सिद्धांत है उनकी भी बेसिक जानकारी है। सामाजिक संगठन व मानव मनोविज्ञान की धारणा की साधारण बातें जानते हैं, पर विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को नहीं जानते। उनमें न्याय की चेतना भी होती है, उनमें न्याय की चेतना भी होती है। इस प्रकार अज्ञान के पर्दे में वे नहीं जानते कि वास्तविक समाज में कौन सी बातें संघर्ष पैदा करती हैं, समाज में किन आधारों पर भेदभाव होता है। अधिकांश लोग अपनी योग्यता व हुनर से अनभिज्ञ होते हैं, इसलिए वे असमान समाज के स्थान पर समान समाज में रहना चाहते हैं। उदाहरण, अगर कोई अमीर व्यक्ति होगा तो वह ऐसे नियम बनाना चाहेगा जिसमें संपत्ति पर टैक्स नहीं लगे, जबकि गरीब विपरीत चाहेगा। धोनी चाहेगा कि क्रिकेट को तरजीह मिले, न कि अन्य खेलों को। एक रूढ़िवादी ब्राह्मण चाहेगा कि वर्ण व्यवस्था बनी रहे, पर मूल स्थिति में अज्ञान के पर्दे की वजह से लोग अपनी इन विशिष्टताओं, क्षमताओं, विशेषाधिकारों को नहीं जानते हैं, अतः वो समान स्थितियों में विवेकपूर्ण समझौता करेंगे। जो व्यक्ति अमीर होगा वो चाहेगा कि मेरे हित में फैसले हों, सरकार मेरे हित में फैसले ले, टैक्स कम से कम हो। अब जो व्यक्ति क्रिकेटर है वो चाहेगा कि अगर खेल में प्रेफरेंस दी जाए तो क्रिकेट को ही दी जाए, बट ऑब्वियस है। जो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण है वो तो यही चाहेगा कि वर्ण व्यवस्था बनी रहे। लेकिन ये तब कोई व्यक्ति चाहेगा जब उसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन का एहसास होगा। लेकिन
उसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन का एहसास नहीं है। उसके आगे अज्ञान का पर्दा है, वेल ऑफ इग्नोरेंस है, जहाँ पर उसे मैं किस कास्ट से हूँ, मैं किस क्लास से हूँ, मैं किस संप्रदाय से हूँ, किस संस्था से हूँ, व्यक्ति को कुछ नहीं पता। व्यक्ति को बेसिक जानकारी है, आर्थिक सिद्धांत पता है, राजनीति की समझ है, समाज की समझ है, सब कुछ है। लेकिन उसे अपनी जो विशिष्टताएं हैं कि मैं किस क्लास से बिलोंग करता हूँ, मैं हैव्स में हूँ कि हैव नॉट्स में हूँ, लोगों को नहीं पता। सबसे बड़ी बात ये है। राउथ का तर्क है कि अज्ञानता के पर्दे के कारण निष्पक्षता के रूप में न्याय की संकल्पना स्थापित होती है। निष्पक्ष न्याय के लिए अज्ञानता का पर्दा आवश्यक है। इस अज्ञानता के कारण कोई भी विवेकशील वार्ताकार ना तो परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ सकता है और ना ही किसी प्रकार की सौदेबाजी कर सकता है। सूचनाओं व अपनी स्थिति को जानने वाला व्यक्ति पूर्वाग्रहों से ग्रसित होगा। उससे निष्पक्ष परिणाम व सर्वसम्मति की आशा नहीं की जा सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति को अपने बारे में जानकारी है तो वो उसके अंदर पूर्वाग्रह होगा और वो निष्पक्ष और सर्वसम्मति में आने का प्रयास नहीं करेगा। फिर विवेकशील वार्ताकार या रैशनल एजेंट या रैशनल नेगोशिएटर। तो रॉल्स ने मूल स्थिति में जिन मनुष्यों की कल्पना की है वो विवेकशील वार्ताकार हैं, रैशनल नेगोशिएटर हैं, जो न्याय के सिद्धांतों का पता लगाने के लिए वे आपसी सहमति से समझौता करते हैं। ये वार्ताकार विवेकशील व स्वार्थपरायण है, यानी सेल्फ इंटरेस्टेड तो होते हैं पर ईर्ष्यालु व अहमवादी नहीं होते। ये विवेकशील होते हैं और ये सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, ये रैशनल होते हैं, ये तार्किक होते हैं और सेल्फ इंटरेस्टेड भी होते हैं। सेल्फ इंटरेस्टेड इन द सेंस कि उन्हें अपने इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट उन्हें पता है और वो स्वार्थी है, लेकिन वो अहमवादी नहीं है, वो ईर्ष्यालु नहीं है, वो इगोइस्टिक नहीं है। वो इस बात से उनको मायने नहीं रखता है कि दूसरों को क्या मिल जाए, उनको इस बात से मतलब है कि मेरे को क्या मिलना चाहिए, दूसरों को क्या मिल जाए उससे उनको मतलब नहीं। तो वो सिर्फ यह तो ध्यान रखते हैं कि जो प्राथमिक वस्तुएं बांटी जाएंगी वो उन्हें सबसे ज्यादा मिले, पर वो दूसरों को ये वस्तुएं कितनी मात्रा में मिलती हैं उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी वो ईर्ष्यालु नहीं है, स्वहित के बारे में तो सोचते हैं। ये वार्ताकार दया, इन सिंपैथी या परोपकार के भाव से प्रेरित नहीं होते, इनकी प्रेरणा है स्वहित। इस प्रकार रॉल्स ने समाज में लाभ व भार के वितरण हेतु चिंतन का आधार नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशीलता को माना है। अज्ञान के पर्दे की वजह से ये वार्ताकार सबसे कम खतरनाक रास्ता चुनते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि दांव पर लगाने के लिए उनके पास क्या है, अतः वे जुआ नहीं खेलते, अर्थात कोई जोखिम नहीं लेते। तो एक व्यक्ति के पास पता नहीं है कि क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं, एक विकलांग व्यक्ति बैठा है, एक स्वस्थ व्यक्ति बैठा है, एक अमीर बैठा है, एक गरीब बैठा है। तो अब लोगों को अपनी वास्तविक स्थिति पता नहीं है। लोगों को नहीं कोई व्यक्ति जो रैशनल नेगोशिएटर हैं आपस में बैठे हैं, उनको नहीं पता है कि मैं राजा हूँ कि मैं रंक हूँ, उनको इस चीज का पता नहीं। तो अगर न्याय का सिद्धांत कोई बन रहा है, भले कोई व्यक्ति राजा है, लेकिन जब उसे पता ही नहीं कि मैं राजा हूँ, तो वो ऐसे नियम ना बनाएगा कि हो सकता है कि अगर मैं गरीब निकल गया लॉटरी में, अगर मैं गरीब निकल गया तो कम से कम ऐसे निर्णय में बनाऊं कि मेरा शोषण ना हो, या मुझे कम से कम बेसिक चीजें तो मिलें। भले मैं अंबानी हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं अंबानी हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि गरीब का भी हित सध जाए। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है कि हो सकता है मैं गरीब हो जाऊं। डाउट है ना मन में, ये इस बात है। अदालत का विवेकशील समझौताकार निष्पक्ष समझौताकार यानी इम्पार्शियल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, पर यह हॉब्स के समझौताकार की तरह अहमवादी नहीं है, बल्कि ये न्याय की भावना से प्रेरित है। तो ये इगोइस्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात। फिर रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम यानी विमर्शी समत्व, तो ये क्या है? तो रॉल्स के अनुसार मूल स्थिति व न्याय के सिद्धांत स्थिर व स्थायी नहीं है, समय अनुसार बदलते रहते हैं, अतः इन दोनों के मध्य निरंतर चलने वाला एक संबंध है। तो जो न्याय के सिद्धांत हैं ये स्थिर और स्थायी नहीं है, ये स्थिर और स्थायी नहीं है, ये बदलते रहते हैं न्याय के सिद्धांत। प्लेटो के समय न्याय के सिद्धांत कुछ और थे, हॉब्स लॉक रूसो के समय न्याय के सिद्धांत कुछ और थे, आज हमारे समय न्याय के सिद्धांत कुछ और है। तो ये बदलते रहते हैं। मूल स्थिति और न्याय के सिद्धांतों के मध्य निरंतर विमर्श के द्वारा संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। इसे ही रॉल्स विमर्शी समत्व या सुचिंतित संतुलन रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम का नाम दे। तो नेक्स्ट है प्राथमिक वस्तुएं, प्राइमरी गुड्स। तो रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या मूलतः प्राथमिक वस्तुओं के वितरण की समस्या है, अर्थात न्याय का मुख्य गुण
वितरण का गुण है। इस प्रकार समाज में वस्तुओं और सेवाओं का वितरण ही न्याय की मुख्य समस्या है। रॉल्स इन सेवाओं और वस्तुओं को प्राथमिक वस्तुएं कहता है। तो इस समाज में वस्तुओं और सेवाओं का वितरण ही न्याय की मुख्य समस्या है और इन सेवाओं और वस्तुओं को रॉल्स प्राथमिक वस्तुएं मानता है। प्राथमिक वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। पहले तो सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं और दूसरी प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं। दोनों चीजों के बारे में समझा दिया गया है। सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं यानी सोशल प्राइमरी गुड्स, तो ये हैं अधिकार और स्वतंत्रताएं, आय व संपदा, शक्तियां व अवसर, आत्मसम्मान, यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो गरिमा, जिसे हम डिग्निटी कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इन वस्तुओं का वितरण सीधे तौर पर सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अधिकार और स्वतंत्रताएं ये सामाजिक संस्थाओं द्वारा बांटे जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा बांटे जाते हैं, या कोई भी सामाजिक संस्था है जो समाज है वो इसको बांटता है। सभी व्यक्तियों को सामाजिक संस्थाओं व राज्य द्वारा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राथमिक वस्तुओं का वितरण किया जाता है। इसे रॉल्स के न्याय सिद्धांत को न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस कहा जाता है। प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं नेचुरल प्राइमरी गुड्स, तो इसमें स्वास्थ्य है, बुद्धिमत्ता है, ताकत है, कल्पनाशीलता है, प्राकृतिक प्रतिभा है, जैसी वस्तुएं आती हैं। इसका वितरण सीधे तौर पर सामाजिक संस्थानों द्वारा नहीं होता है। तो ये तो नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, तो इनको सामाजिक संस्थाएं नहीं देती सीधे तौर पर। सामाजिक जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं जिन सामाजिक संस्थाओं द्वारा वितरित की जाती हैं उन संस्थाओं को रॉल्स बुनियादी संरचना कहता है, बेसिक स्ट्रक्चर कहता है। तो जो सामाजिक प्राकृतिक वस्तुएं हैं, अधिकार है, स्वतंत्रता है, फिर आय संपदा है और गरिमा है, ये जो संस्थाएं बांटती हैं उनको रॉल्स क्या कहता है, उन्हें बेसिक स्ट्रक्चर या बुनियादी संरचना कहता है। सामाजिक वस्तुओं का बंटवारा प्राकृतिक सक्षमता या नेचुरल इंडाउमेंट पर निर्भर नहीं है। सक्षमता या इंडाउमेंट का तात्पर्य है किसी व्यक्ति की प्राकृतिक स्थिति और जन्म के समय उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो सक्षमता यानी इंडाउमेंट का तात्पर्य क्या है, किसी व्यक्ति की प्राकृतिक प्रदत्त स्थिति और जन्म के समय उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति। इसका तात्पर्य प्रतिभावान लोग अधिक आय के हकदार नहीं होते। अधिक आय उन्हें तभी मिलेगी जब हीनतम स्थिति के लोगों को फायदा हो। यही तो विभेद मूलक सिद्धांत है, यानी कि यही है डिफरेंस प्रिंसिपल, विभेद मूलक सिद्धांत, कि प्रतिभावान लोग अधिक आय के हकदार नहीं होते। तो कोई व्यक्ति प्रतिभावान है, कोई व्यक्ति डॉक्टर है, इसलिए वो अधिक आय का हकदार नहीं होगा। कोई व्यक्ति डॉक्टर है, कोई व्यक्ति इंजीनियर है, इसलिए वो अधिक आय का हकदार नहीं होगा। ये कारण नहीं होगा अधिक आय का हकदार। अधिक आय का हकदार वो तभी बनेगा जब वो हीनतम लोगों के, यानी कि जो व्यक्ति बॉटम ऑफ द पिरामिड में बैठा हुआ है, अगर उसकी स्थिति को बेहतर कर रहा है एक डॉक्टर, तब उसे अधिक आय दी जा सकती है। एक इंजीनियर जो गरीबों का घर बना रहा है और सरकार की मदद कर रहा है, तब उसको अधिक आय दी जा सकती है। तो जो व्यक्ति जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में है, कुल मिला के गांधी जी से लास्ट पंक्ति में खड़ा व्यक्ति बोलते हैं, अगर उनके हित सध रहे हैं, हीनतम स्थिति में जो व्यक्ति हैं, अगर वो लाभान्वित हो रहे हैं, तो एक डॉक्टर का पद, एक इंजीनियर का पद ज्यादा लाभान्वित हो सकता है। वो केवल डॉक्टर है, इंटेलिजेंट है, इस आधार पर उसे ज्यादा आय नहीं दी जा सकती। बुनियादी संरचनाएं, बेसिक स्ट्रक्चर, किसी समाज की वे संरचनाएं या संस्थाएं, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक संस्थाएं जो अधिकार व कर्तव्य बांटती हैं। तो जैसे यूपीएससी हो गया, फिर आरपीएससी हो गया या एमपीपीएससी, कोई भी जो क्या बांटता है, पद बांटते हैं और अधिकार व कर्तव्य को बांटते हैं। सामाजिक संयोग से प्राप्त लाभों का वितरण करती है, बुनियादी संरचनाएं कहलाती हैं। रॉल्स के अनुसार न्याय की स्थापना के लिए संरचनाएं प्राथमिक व सबसे महत्वपूर्ण है। रॉल्स संस्था को परिभाषित करते हुए मानता है कि एक संस्था नियमों से बंधी वह सार्वजनिक व्यवस्था है जिसमें शक्तियां, अधिकार, कर्तव्य, पद, स्थितियां इत्यादि परिभाषित होती हैं। ये नियम कुछ कार्यों को स्वीकृति तथा कुछ को निषेध करते हैं और निषेध किए गए कार्यों को व्यक्तियों द्वारा करने पर उन्हें दंडित करते हैं। संस्थाओं के उदाहरण के रूप में रॉल्स के अनुसार खेलों, अनुष्ठानों, मुकदमों, संसद, संपत्ति और बाजार को लिया जा सकता है। एक संस्था पर दो तरह से विचार किया जा सकता है। एक तो अमूर्त रूप से, अर्थात विशेष प्रकार का कार्य जो नियमों की व्यवस्था से होता है। दूसरा इन संस्थाओं से जुड़े व्यक्तियों की सोच तथा मूर्त व्यवहार के आधार पर जिनमें नियमों का बोध प्रदर्शित होता है। संस्था के
बोधीकृत स्वरूप को ही सक्षम रूप से न्यायी या अन्यायी माना जा सकता है और इस स्वरूप का न्याय के सिद्धांत में अधिक महत्व है।